बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू द एजुकेशन। काफ़ी तातुल के बाद हम तालीम का आगाज़ कर रहे हैं और थोड़ी मुख्तलिफ़ अंदाज में है। ये ज़ाहिर है, आपको मालूम है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है और इसमें आपको घर बैठ के ही मतलब जो है वो तालीम दी जाएगी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री या फिज़िक्स या बायोलॉजी। ये सारी की सारी आप पहले पढ़ते रहे मुख्तलिफ़ ब्रांचेस साइंस की। क्लास 8 की साइंस की बुक में ये तीनों के तीनों ब्रांचेस आपने पढ़ी हैं, लेकिन वो अलग अलग चैप्टर वाइज थी। जब आप 9 क्लास में आते हैं तो आपको साइंस के मुख्तलिफ़ ब्रांचेस को बाकायदा एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री भी उसमें से एक सब्जेक्ट है। तो हमारे पास सिंटेक्स की बुक है, उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और उसमें जो चैप्टर हैं उनके टॉपिक वाइज हम अपने चैप्टर को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री का तारुफ पढ़ाया गया है और मुख्तलिफ जो टॉपिक हैं मैं एक निगाह में बता दूंगा आपको। इसमें जो टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे, पहला है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से मुराद क्या, कौन सा इल्म होता है। तो इस टॉपिक के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आएगा वो है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मुख्तलिफ एजेस में केमिस्ट्री का जो इल्म है वो किस तरह से डेवलप होता चला गया। तो उसमें ग्रीक पीरियड आएगा पहले, इसके बाद मुस्लिम पीरियड आएगा, इसके बाद आएगा मॉडर्न पीरियड जो जिसमें हम जी रहे हैं और जो मतलब चल रहा है। तो ये सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा सोसाइटी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के इल्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पर, उसको हम इस डिटेल में तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ा ब्रीफली हम पढ़ेंगे भाई कि केमिस्ट्री के इल्म से हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे में क्या हमें बेनिफिट हासिल हुए, क्या क्या उसके असरात हमको नज़र आते हैं केमिस्ट्री के। तो वो इंशाअल्लाह ताला हम इसको भी टॉपिक में इसको हम कवर करेंगे। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री तो ख़ुद एक ब्रांच है साइंस की, लेकिन मज़ीद इसकी और भी ब्रांचेस हैं, काफ़ी हैं। तो उसमें से 9 जो बड़े नुमायाँ ब्रांचेस हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारी बुक में ये 9 ब्रांचेस केमिस्ट्री मुख्तलिफ वो दी गई हैं। इंशाल्लाह हमारे कोर्स का हिस्सा होंगी, इसको भी स्टडी करेंगे हम। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का, साइंटिफिक मेथड। जितनी भी डेवलपमेंट आप देखते हैं केमिस्ट्री की फील्ड में हुई है तो उसकी क्या वजह है, मतलब कैसे हुई है।
तो रिसर्च वर्क कैसे होता है, किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाता है, कैसे खोज लगाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, तो ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक रहेगा हमारी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो हमारा पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री में हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि बहुत सिंपल वर्ड में अगर लें कि मैटर को स्टडी करना, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स द प्रॉपर्टीज़, द कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो एक तारीफ ये लिखी हुई, दूसरी और भी तारीफ केमिस्ट्री की वो ये बनती है कि जो चेंजेस आती हैं मैटर के अंदर, मुख्तलिफ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाता है, तो उन चेंजेस को स्टडी करने का नाम भी केमिस्ट्री है। तो इन केमिस्ट्री वी स्टडी द वेरियस चेंजेस अकरिंग इन द मैटर। तीसरी एक और तारीफ जो हमारी बुक में दी हुई है वो ये है कि वो क्या कवानीन हैं, वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो लॉज हैं, कौन कौन से कवानीन हैं जिनके तहत ये तब्दीलियाँ मैटर के साथ में या उसकी स्ट्रक्चर में आ रही होती हैं। तो इस तरह से बेसिकली बात वही आ गई, मैटर को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी चेंजेस को, तो चेंजेस किस तरह से आ रही हैं, गोया कि ये सारे एरियाज़ केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर ये तीनों तरह की डेफिनेशन हमारे पास हैं और तीनों तरह की डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से। अच्छा, हमारी बुक में जो उसके जो टॉपिक का नाम दिया वो दिया लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि अभी तक इस मॉडर्न एज तक केमिस्ट्री जिस बाल उरूज तक पहुंच चुकी है, तो ये ज़ाहिर बात है एकदम फ़ौरन नहीं हो गया। मुख्तलिफ अखबार में इंसानी तारीख़ में केमिस्ट्री की फील्ड में मुख्तलिफ साइंसदानों ने हिस्सा लिया, तो उन अदवार को हम पढ़ेंगे, उन एजेस को हम पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे जो नाम दिया हुआ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री का दिया हुआ है और हमारी बुक में दिया हुआ लैंडमार्क, तो लैंडमार्क भी कह सकते हैं आप, माइलस्टोन कह लें आप। तो पहला जो लैंडमार्क आता है वो कहते हैं ग्रीक पीरियड का। ग्रीक पीरियड बहुत पुराना, यानी बिफोर क्राइस्ट जितने भी इनके साइंसदान गुजरे हैं, वो जो हमारा दौर अभी 2020 चल रहा है, इससे पहले की जो दौर था बिफोर क्राइस्ट वो मिलेंगे आपको। इसका जो दौर है तकरीबन 450 BC से शुरू होता है और ये तकरीबन 200-300 साल तक ये पर मुहित मुश्तमिल है। इसमें काफ़ी नाम आते हैं। ग्रीक जो थे बेसिकली वो प्रैक्टिकल की तरफ इतने राग़िब नहीं थे, उनमें ज़्यादातर जो पैदा हुए वो है फ़िलासफ़र। उनका कहना ये था कि हमारी थिंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी लॉजिकल है कि हमें कोई प्रैक्टिकल करने की या उसको अमली तौर पर परखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उनके अंदर इसका बिल्कुल भी रुझान नहीं था, तो इसलिए उनके अंदर जो पैदा हुए वो फ़िलासफ़र बन गए, लैब्स वगैरह नहीं बनी इसी वजह से। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बुनियादी काम किया वो ये किया, कंसेप्ट जो दिया वो वाकई बहुत ही, यानी कि अभी तक वो कंसेप्ट जो है वो चले आ रहे हैं और माने आ रहे हैं। तो जिस तरह से ग्रीक फ़िलासफ़र ने एटम्स का कंसेप्ट दिया, कितना बहुत टाइनी पार्टिकल है जिससे बल्कि सारी ये दुनिया बनी है, और वो मज़ीद जो है वो छोटे नहीं हो सकते, मज़ीद काटे नहीं जा सकते। इसी तरह से एलिमेंट के भी कंसेप्ट दिए ग्रीक फ़िलासफ़र ने। एक नाम है
एम्पिडोसिस ने जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स का वो हमें दिया। इनके मुताबिक 4 एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर पूरी दुनिया जो है तख्लीक पाई है। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। और ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये रखते हैं, ये 4 एलिमेंट। तो फायर जो है वो हॉट है और ड्राई है। अर्थ है जो है वो हॉट है, अर्थ जो है वो कोल्ड है और वेट है। और एयर और वाटर जो है वो हॉट, कोल्ड और वेट है, ड्राई नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट था एलिमेंट का, ये भी ग्रीक से हमें मिला। और इनके मुख्तलिफ वेरियस कॉम्बिनेशन के ज़रिए से जितना भी मैटर हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है वो इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के ज़रिए से वजूद में आया है। तो ये बुनियादी जो कॉन्सेप्ट थे ये हमें ग्रीक ने दिए। गरचे उन्होंने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया, लेकिन अपनी थिंकिंग की बदौलत बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट दिए जो आज तक मतलब वैसे हमें बाद में मालूम हुआ कि इनमें से कोई सा भी एलिमेंट नहीं, इसमें कुछ मिक्सचर हैं, कुछ एनर्जी के फॉर्म में है और कुछ कंपाउंड है। वाटर कंपाउंड है, एयर मिक्सचर है, अर्थ मिक्सचर है और ये एनर्जी है, फायर है। तो ये बेसिक कंसेप्ट की हद तक जो है बहुत बुनियादी काम किया ग्रीक पीरियड में रहा। थोड़ा जिक्र आपका इसमें मिलता है 2-4 लाइन का रोमन पीरियड का। रोमन बेसिकली जो इंटरेस्टेड थे वो थे ज़ुरूफ़ शादी में, यानी कि बर्तन बनाने की, और इसके अलावा पेंटिंग का उनमें बड़ा रुझान था। तो मुख्तलिफ़ केमिकल जो पेंटिंग में इस्तेमाल होते हैं वो उन्होंने डेवलप किए, बनाए। तो पेंटिंग की हद तक और ये मुख्तलिफ़ बर्तन और ये मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें जो कि ज़ेबाइशी होती हैं उनको बनाने में काफ़ी काम किया उन्होंने। उसमें जितनी भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसकी हद तक उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की। ये हमारा ग्रीक पीरियड है जो कि, और बाद में छोटा सा रोमन पीरियड, इनके बारे में ये लैंडमार्क का जिक्र आता है। ग्रीक पीरियड के बाद जो पीरियड आता है वो आता है केमिस्ट्री की हिस्ट्री में जो एज ए लैंडमार्क, वो आता है मुस्लिम पीरियड। और आप देख रहे हैं ये 600 से 1600 तक फैला हुआ है। गोया कि ये पूरे 1000 साल तक मुसलमानों ने डोमिनेशन दी की है इसके अंदर, और काफ़ी बड़े बड़े काम मुसलमानों ने किए हैं इसके अंदर, और बहुत सारे नाम इसमें आते हैं। यार बात है, एक बड़ा पीरियड है, 1000 साल का पीरियड। इसमें बेशुमार साइंटिस्ट पैदा हुए और किताबें लिखी उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल काम किया, लैब्स बनाई हैं, और जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं लैब के अंदर तो वो उन्होंने डेवलप किए। बहुत सारे केमिकल रीजेंट्स वो प्रोड्यूस किए, डिस्कवर किए उनकी प्रॉपर्टीज़। तो अब इसमें ज़्यादा बेशुमार के नाम है, तो बहुत ही सिलेक्टिवली हमारी टेक्स्ट बुक में दिए हुए 4 नाम दिए सिर्फ, जो बहुत ही ज़्यादा नुमाया हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, ये लफ्ज़ केमिस्ट्री है ये ख़ुद भी अल्कीमिया एक अरबी लफ्ज़ है, उससे ये आया है। ज़ाहिर बात है ये जो नुमाया 1000 साल के पीरियड है, इस ज़माने में मुसलमान डोमिनेट कर रहे थे पूरी दुनिया में। उनकी ज़बान ही बोली जाती थी और उनकी ज़बान में किताबें लिखी जाती थी, तो उनकी लिखी हुई किताबें अरबी के अंदर है। तो अल्कीमिया जो फ़न था ये सारे उसके माहिर थे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये अल्कीमिया का जो लफ्ज़ है ये ख़ुद अरबी का, इसी से बाद में मॉडिफाई होकर केमिस्ट्री का वर्ड बना है। तो ये सारे के सारे अल्केमिस्ट जो बाद में कहलाए, इसमें जो 4 नाम है वो ये है।
ये इन 4 साइंटिस्ट को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, देखेंगे, इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 4 नाम लिखे हैं मैंने, सबसे पहले लिखा है टॉप पे जाबिर इब्न हय्यान। तो टॉप पे लिखने की वजह भी यही है कि इनकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है केमिस्ट्री की फील्ड में। मुस्लिम पीरियड में जो सबसे बिगेस्ट या हैवीएस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो जाबिर इब्न हय्यान की। इसी बिना पे इनको बाबाए कीमिया या फादर ऑफ अल्केमी कहा जाता है। और इन्होंने बेशुमार केमिकल रिएजेंट्स बनाए, इसमें नाइट्रिक एसिड है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाइट लेड है। इसके अलावा इन्होंने लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स बनाए, फनल, क्रूसिबल और रिटॉर्ट, मतलब डिस्टिलेशन में जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर। तो लैब के इक्विपमेंट इन्होंने जो बनाए बुनियादी, वो आज हम आप देखते हैं ना आज भी, यानी कि क्रूसिबल्स यानी डिशें छोटी जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, फनल इस्तेमाल होते हैं। तो इन्होंने बुनियादी काम किया। इसके अलावा इन्होंने दीगर और भी काम किया। इन्होंने और यानी कि वो मिट्टी इसमें कोई मेटल मिली हुई होती है तो उस और से मिट्टी को अलग करके मेटल को हासिल करना, तो ये अमल कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये इन्होंने काम किया। ये उन्होंने बताया मुख्तलिफ मेटल हम कैसे हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से हम गुजर के वो मेटल को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये काम किया कि डाइंग क्लॉथ यानी कि मुख्तलिफ कपड़ों को, ज़ाहिर बात है कपड़े रेशम भी होते हैं, कॉटन के भी होते हैं, उनको डाइंग करने के प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं। तो उसमें उन्होंने भी नुमाया काम किया कि वो उन्होंने उसके तरीके बताए हमको। ये काफ़ी काम है, इस हवाले से इनको फादर ऑफ अल्केमी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम जो है वो अल राज़ी का है। इन्होंने कंसेप्ट भी दिए और इन्होंने काम भी किया मुख्तलिफ, मतलब इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो कि जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं या तो उनकी ओरिजिन ऑर्गेनिक है यानी कि जानदार से हमें हासिल हुआ, लिविंग इसकी ओरिजिन, या वो नॉन लिविंग है। तो इसी बात को आगे जाकर बर्जीवियस ने बयान किया। उसमें भी यही कहा कि सारे जितने भी मैटर है वो उसकी ओरिजिन जो है वो ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है। तो इनके कॉन्सेप्ट, इसके अलावा इन्होंने जो बहुत बुनियादी काम किया वो ये अफीम, एक ये पौधा है, इससे दवाई भी बनती है, इससे ड्रग्स भी बनती हैं। और इसमें क्वालिटी है कि ये सुकून आवर सुन करने वाली दवा, यानी कि जब सर्जरी की जाती है तो उस वक्त जो है ओपियम से बनी हुई एनेस्थीसिया दी जाती है पेशेंट को, ताकि या उसको मुकम्मल बेहोश कर देते हैं या उस जगह को सुन कर देते हैं जहाँ पे हमें ऑपरेट करना होता है। तो एनेस्थीसिया को इस्तेमाल किया इन्होंने ओपियम के ज़रिए से। ये पहला काम है, पहले फ़र्द हैं जिन्होंने अल्लाजी जिन्होंने ये काम किया। तो इनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत बुनियादी है केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद तीसरा नाम आता है अल-बैरूनी। इनकी जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोलॉजी में है, यानी कि सैयारों, सितारों और इस पे ज़्यादा वर्क किया, लेकिन चंद उन्होंने काम केमिस्ट्री के अंदर भी किया और बड़ा नुमाया काम। लास्ट केमिस्ट हमें पढ़ाए गए हैं वो इब्न सीना है। अच्छा, इनकी ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन वो मेडिकल से मुतालिक है, अद्वियात से मुतालिक, मेडिसन से मुतालिक है। लेकिन आप जानते हैं कि मेडिसन का जो इल्म है वो केमिस्ट्री को पढ़े बगैर हासिल नहीं हो सकता। केमिस्ट्री में आपको अगर नॉलेज ना हो, उसके बारे में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन नहीं पता आपको, तो कोई दवा ईजाद बनाना या दरियाफ्त करना या प्रिपेयर करना वो मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए इनका जो नाम है यहाँ यूँ दिया गया है, तो ये बाबा तिब है, यानी कि फादर ऑफ मेडिसन है ये। तो लेकिन यहाँ पे नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है कि इन्होंने केमिस्ट्री के इल्म को इस्तेमाल किया मेडिसन को बनाने में, प्रिपेयर करने में। तो इनकी किताबें इस हवाले से तो हैं कि हमको नज़र आती हैं कि भाई ये किताबें जो हैं तिब के हवाले से हैं, बड़ी वो मशहूर किताबें हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको उसकी हम क्लिप देंगे ताकि आप देख सकें कि वो, अच्छा वो अरबी में है, उनके नाम भी अरबी में, बाद में वो ट्रांसलेट हुए
तो जैसे पहले डिस्कस हो चुका है, तो फित्ती शिफा इनकी किताब है, तो वो अरबी में है। एक है नाम इसका अल कानून। अल कानून में इन्होंने दवाओं के बारे में जो उसूल हैं, जो उसूल ज़वाबित हैं वो बताएं, और यहाँ पे उन्होंने ये बताएं कि शिफा होने के क्या क्या अहम लवाजिम होते हैं जिनकी बिना में शिफा मरीज़ को मिलती है। मतलब अद्वियात में क्या क्या मतलब बातें हों, क्या क्या किन बातों का ख्याल रखा जाए कि जिसकी बिना पे जो है दवा जो सही तरह से काम कर सके। तो दवाओं की तैयारी में ज़ाहिर बात है केमिस्ट्री, बार बार मैंने बताया आपको केमिस्ट्री का इल्म बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बगैर कोई दवा तैयार होती नहीं है। इसलिए, और ये चूँकि बहुत बड़ा नाम है हमारी मतलब मुस्लिम पीरियड के अंदर, और ना इनको कहा भी इसलिए जाता है कि फादर ऑफ मेडिसन, तो इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन इस हवाले से काफ़ी है। तो ये चार हमारे जो केमिस्ट हैं ये बड़े सिलेक्टिवली हैं, मतलब ये जो नुमाया तरीन लोग हैं हमारे पास, उसको उन्होंने लिया, बाकी जो हैं वो हैं इसके अलावा बेशुमार। अच्छा, इसमें दो बातें और आने की ख़ास तौर पर करने की हैं। मुसलमान साइंसदानों ने बहुत तरक्की की, बेशक उन्होंने लेब्स बनाई और मतलब सारा काम उनका प्रैक्टिकल बेस्ड था। तो दो मोटिव शुरू की बात कर रहा हूँ, बाद में तो ऐसा नहीं रहा। शुरू में दो मोटिव पीछे रहे इस सारे मतलब इन्वेस्टिगेशन के पीछे, इस पूरी तरक्की के पीछे, जिनकी बिना पे ये तरक्की जल्दी और तेज़ी से होती रही। एक तो मुसलमान जो साइंटिस्ट थे वो शुरू में चाहते थे कि हम बेसर मेटल के ज़रिए से, यानी बेसर मेटल माने कॉपर है मेटल, और इसके अलावा आयरन है मेटल, इनको कन्वर्ट करके और उनको आयरन से गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, कॉपर से गोल्ड में ऐसे कुछ केमिकल मिल जाए जिनके केमिकल रिएक्शन से आयरन या कॉपर या इनका कोई मिक्सचर जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए इन्होंने काफ़ी एसिड बनाए, काफ़ी लेस बनाई। तो एक तो ये तो इनका मतलब मोटिव रहा है, इसलिए उनको प्रैक्टिकल पे आना ही पड़ा, ज़ाहिर बात है एक सिलसिला शुरू हो गया। और बिलाखिर जाबिर बिन हय्यान ने तो कह दिया था आखिर में कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी मेटल को, मैसर मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकें। दूसरा जो एक मोटिव था वो ये था एलेक्सिर, एक ऐसी कोई दवा बना ली जाए, कोई ऐसी दवा ईजाद कर ली जाए जो, या ऐसा कोई लिक्विड कोई शरबत बना लिया जाए जिसको इंसान पिए और उसको हयात जावेदा हासिल रहे, यानी कि वो मरे ही नहीं, या उसकी उम्र इतनी बढ़ जाए कि मतलब वो सदियों पे फैली हुई हो। कोई आब हयात के बनाने की एक तगतो थी। तो इसकी भी तैयारी में या इसकी भी मतलब प्रिपरेशन में लोगों ने अपनी उम्रें खपा दी और उसमें काफ़ी मतलब तगतो की। तो वो है कि ये दो मोटिव से शुरू में, और ये जल्दी मतलब मालूम हो गया कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और सिर्फ ये हमारी खाम ख्याली है। लेकिन उसके नतीजे में इनको प्रैक्टिकल का काफ़ी मतलब जो है ना वो महारत भी हासिल हो गई, और इनको मतलब शौक भी पैदा हो गया। तो और बहुत सी कारामद चीज़ें बन गई, बहुत से एसिड थे वो कारामद वो बन गए। तो इसलिए एक बड़ा अच्छा सुनहरा दौर, और ये सारे बुनियादी काम कर गए। जैसे मैं बता रहा था, इनका एक बुनियादी काम है एनेस्थीसिया के, सॉरी अलगाजी का एनेस्थीसिया के हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ डेंसिटीज़ को कैलकुलेट किया, ये भी काम है। तो ये बुनियादी काम थे वो जो उन्होंने किए। इस तरह से मुस्लिम पीरियड जो है वो बड़ा दरख्शां और ताबिंदा दौर गुजरा।
मुस्लिम पीरियड के बाद जो पीरियड शुरू होता है वो है मॉडर्न पीरियड, और जो अभी तक जारी है गोया कि ये जो हम जी रहे हैं जिस दौर में, ये केमिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड है। आपको यहाँ पे 2 सन लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, अजीब से लग रहा होगा आपको, हालांकि मैंने आपकी बुक से ही इन 2 ईयर को लिखा है, और यह नाम भी लिखे हुए हैं साइंटिस्ट के। तो मॉडर्न पीरियड में सबसे पहला नाम मिलता है हमको, वो मिलता है रॉबर्ट बॉयल का, जो कि 1620 में पैदा हुए। और हमारे बुक के मुताबिक जो आखिरी नाम है वो अर्नस्ट रदरफोर्ड का नाम है, जो कि इनका ये एयर ऑफ डेथ है, ये इनका एयर ऑफ बर्थ है। गोया कि हमने जो मॉडर्न पीरियड को जो पढ़ना है वो इन्हीं साइंटिस्ट के दरमियान पढ़ना है। तो बेशुमार बात है, इस दौरान में बहुत तरक्की हुई है, और ये तो तकरीबन 100 साल से ऊपर अभी तो फर्क नहीं हुए, लेकिन तकरीबन 80 साल हो गए इसको भी। तो ये तकरीबन जो हम पढ़ेंगे 80 ईयर्स बिफोर है। इन 80 सालों में बेतहाशत मतलब जो है एडवांसमेंट हुई है, तो वो तो हमारी बुक में ऐसा नहीं है। तो मॉडर्न पीरियड से मुराद ये है कि इस दौर में जो कुछ हम पढ़ेंगे वो है इससे मुराद। तो हमारे पास अगर हम बुक देखेंगे तो 20 तकरीबन नाम हमको मिलते हैं जो कि हमारी बुक का हिस्सा हैं, जिनके मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन उसमें दिखाए गए और लिखे हुए और हमें पढ़ाए गए। तो सबसे पहले तो यही है रॉबर्ट बॉयल। इनको अफेक्शनेटली यानी कि हालांकि हमारे पास जो बाबा कीमिया है, फादर ऑफ अलकीमिया है, वो तो जाबिर बिन हय्यान है। तो इनको ऐसा करते हैं कि मॉडर्न पीरियड का फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियड में जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो रॉबर्ट बॉयल हैं। इनका बेसिक काम जो है, वैसे तो उन्होंने गैस लॉस बनाए, काफ़ी काम किया, फिजिक्स में इनके आप लॉस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में वो ये पढ़ रहे हैं कि इनका जो बेसिक काम ये है कि इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी को राइज किया। यानी कि इससे पहले जो स्टडी थी वो हैपोथेटिक वे में आप कहने थी, इसको बाकायदा सिस्टमेटिक वे में लेकर आए। तो ये इनका बड़ा काम है, इसीलिए उसी यानी कि बुनियाद पर जो है वो इस तरह हम जो खड़े इस यानी कि इस मकाम पे केमिस्ट्री जो इतनी बाद में उरूज तक पहुंच चुकी है, तो ये सिस्टमेटिक स्टडी के नतीजे में को फॉलो करने के नतीजे में ये हुआ ऐसा। तो इनका बुनियादी काम केमिस्ट्री में कि सिस्टमेटिक रिसर्च को प्रमोट करना या इसको इंट्रोड्यूस करना। इसके बाद हमारे बुक में है जे ब्लैक एंड जोसेफ ब्लैक। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर स्टडी की, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड की ये मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इसकी खासियत है। इसके बाद जे प्रिस्ले है जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। ऑक्सीजन को डिस्कवर जब किया तो इससे पहले इस गैस के बारे में लोगों को नहीं मालूम था, और इस 1733 में इनको ये मतलब पैदा हुए, इन्होंने दरियाफ्त किया। इसके बाद नाम आता है शीले। ये सारे नाम जो आते जा रहे हैं इसको अगर हम लिख लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो एक नाम तो ये हो गया, दूसरा है जे ब्लैक, दूसरा है जे प्रिस्ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया ऑक्सीजन को। इसके अलावा इन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर किया। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं और ये जो नाम आते जा रहे हैं, ये इन्होंने रिसर्च की, यानी कि बुनियाद वही थी जो मुसलमान साइंसदानों ने रख कर गए थे। बुनियाद उसी बुनियाद पे काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने किया। इसके बाद कैवेंडिश मशहूर नाम है, हाइड्रोजन को उन्होंने डिस्कवर किया। इसके बाद है
लेवाइजर ने ऑक्सीजन पे स्टडी की, बताया कि जनाब एयर में जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो 20% है, यानी कि 1/5 है, जो कि बाद में एक्यूरेटली मालूम है कि वो 21% है, तकरीबन सही उन्होंने बताया। तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज उन्होंने स्टडी करके डिस्कवर किया। इसके बाद जॉन डाल्टन का नाम आता है। इनकी जो बेसिक है वो है एटॉमिक थ्योरी, और इन्हीं के नाम से है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और 4 उसके बुनियादी नुकात हैं। जब हम पहुँचेंगे वहाँ पर तो इंशाल्लाह उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये जॉन डाल्टन का जो काम था वो एटॉमिक थ्योरी को पेश करना था, मैंने बुनियादी काम ये किया। फिर हमारे पास 5-7 नाम एक साथ लिखे हुए हैं। वो उन्होंने क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द मैटर ऑफ द केमिकल्स, यानी कि उसमें एवोगैड्रो का नाम आता है, उसमें गैलुसेक का नाम आता है, और उसमें दीगर जो प्रोमिनेंट थे पिटिट का नाम आता है, डुलेंग का नाम आता है। ये सारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव स्टडी को, यानी कि लैब में कितनी मिकदार में क्या ली जाए, कितनी मिकदार में क्या लिया जाए, तो क्या चीज़ कितनी में बनेगी, गोया कि एटॉमिक मासिस, मॉलिक्यूलर मासिस, इसको उन्होंने फोकस किया, इस पर उन्होंने काम किया। तो क्वांटिटेटिव जो केमिस्ट्री है वो उनका ख़ास मैदान था, ये फील्ड थी। फिर ये जे बर्जीलियस का नाम आता है। जे बर्जीलियस जो है तो ये बहुत नुमाया नाम है, इनका नाम पहले भी डिस्कस हो चुका है। जे बर्जीलियस को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुस्लिम साइंस जिससे हम पढ़ रहे थे। तो अल-राज़ी की कंट्रीब्यूशन में इनका जिक्र आया था कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंसेप्ट है वो अल-राज़ी ने दिया था। उसको 1803 में, बाद में 900 साल के बाद जे बर्जीलियस ने उसको ही मतलब पेश किया। गोया कि अल-राज़ी की जो कंट्रीब्यूशन थी एक्सेप्ट कर ली गई 900 साल के बाद कि इन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा भी दीगर काम भी किए जे बर्जीलियस ने। इन्होंने सिंबल्स दिए, एलिमेंट के सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमें स्टडी करना आसान हो गया। केमिकल फार्मूले उससे बन गए, इक्वेशन बन गई, गोया कि स्टडी करना आसान हो गया। जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइंटिस्ट आ रहे हैं मॉडर्न पीरियड में, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो एडवांस से एडवांस होती जाती है। अच्छा, उस वक्त तक जो हमारे में एलिमेंट थे, मेंडलीव का नाम आता है। मेंडलीव ने एलिमेंट्स के जो अंदर यानी कि पीरियोडिसिटी था उसको उन्होंने डिस्कवर किया, और इसी बेस पे उन्होंने बहुत सारे अननोन एलिमेंट जो थे वो उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुए थे। बताया कि भाई ये दरियाफ्त होंगे क्योंकि पीरियोडिसिटी को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये बताया कि भाई इस जगह पे फलाना एक बोरॉन और एक सल्फर, इस मतलब नाम तो खैर नहीं रखे थे, तो उन्होंने बता दिया था यहाँ पे कोई एलिमेंट दरियाफ्त होगा, उसकी जगह ये है। तो प्रेडिक्शन गोया गए पेश गोई इसीलिए हो सकी कि उन्होंने पीरियोडिसिटी को फॉलो किया, उसको दरियाफ्त कर लिया। तो इसके बाद तकरीबन 1859 में जाके और एडवांस होती है, एडवांसमेंट केमिकल्स की बात करते हैं। आर्हीनियस ने आयनिक थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को पेश किया, और उसके अंदर उसकी तारीफ कि ये जो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं। इसके बाद एक और नाम इसी तरह से आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से, वो माइकल फैराडे का नाम है। उन्होंने ये बहुत ही बुनियादी जो है 2 क़वानीन, 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पेश किए। तो ये इसके बाद जब ये बात हो गई कि भाई एटम जो है वो डिवाइजिबल है और मतलब मज़ीद टूट सकता है, तो उसकी मज़ीद जो है स्ट्रक्चर को स्टडी करने का काम मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने शुरू किया। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। इसमें जे थॉमसन का नाम आता है, हेनरी बेक्वेरेल का नाम आता है, इसमें नील बोर का नाम आता है, और फिर ये अर्नस्ट रदरफोर्ड का नाम आता है। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, इन तमाम साइंटिस्ट ने,
और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये रिएक्ट हो गए थे और 1932 में जाके फिर न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। जेम्स चैडविक जो कि यहाँ पे हमारी बुक में यहाँ नाम नहीं, आगे जाके फिर वो चैप्टर 3 में उनका नाम आता है। इस टॉपिक में यहाँ तक उनका नाम नहीं है। तो एटम्स के बारे में ये है कि भाई वो डिवाइजेबल नहीं है। जॉन डॉल्टन ने फरमाया था, बताया था, तो वो मालूम हुआ कि रिसर्च के नतीजे में कि भाई वो डिवाइजेबल है और ऑफर बहुत सारे 3 बुनियादी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये जो इसमें एक नाम और भी आता है मैडम क्यूरी का। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया और रेडियो एक्टिविटी ही के नतीजे में न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ था। तो रेडियो एक्टिविटी जो है नेचुरल फिनोमिनन है, इस पे मैडम क्यूरी की बड़ी रिसर्च है और उन्होंने काफ़ी इस पे जो है ना, बल्कि उनको रेडिएशन का वो शिकार भी हो गई थी। तो यानी कि ये जो हमारा मॉडर्न दौर है, मॉडर्न पीरियड है, ये 1937 में ख़त्म नहीं हो गया है, बल्कि कंटिन्यू है, चल रहा है ये। लेकिन हमने चूँकि बुक को फॉलो कर रहे हैं तो बुक में यहीं तक चूँकि दिए हुए, तो हमने इसी को फोकस करके अपनी लेक्चर को